चलिए ठीक है। ठीक है। नमस्ते दीदी। तो आज नमस्ते। हम लोगों के साथ विजया दीदी मौजूद हैं। और दीदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं छोटा सा परिचय दूंगा और प्लीज आप इसमें ऐड कीजिएगा यदि मेरे से कुछ भूल चूक हो जाती है तो। तो दीदी पिछले 35 से 40 वर्षों से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भट्टों में काम करते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। कानपुर में अपना स्कूल, अपना केंद्र के इनिशिएटिव से वो काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, उसे हैंडल कर रही हैं। और जागृति बाल विकास समिति के साथ भी काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। यहाँ दीदी के साथ ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, रहने के लिए, जो देश के अलग अलग ऐसे हिस्सों से आते हैं जहां पर पढ़ना, खाने पीने को लेकर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं होती। तो उनके सस्टेनेंस पे काम करना और उनकी शिक्षा पे काम करने का एक अथक प्रयास पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है। और दीदी शायद ठीक बता पाए कि इस समय दीदी कितने सेंटर्स चल रहे हैं अभी कुल मिला के आपके? अभी हम लोग का 25 सेंटर। हाँ, और उसमें करीब चल रहा कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? अराउंड 600 बच्चे हैं। हाँ, तो 600 बच्चे। और सोचिए पिछले इतने लंबे समय से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज कुछ बच्चे टीचर्स हैं, कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोशल वर्क में आगे आके जुड़े हैं। तो एक बहुत ही अथक प्रयास है जो काफी लंबे समय से चल रहा है। तो दीदी आज की जो हम चर्चा रखेंगे वो थोड़ा इसी चीज से जुड़ी हुई रख रहे हैं कि इस समय जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है, जो ये स्थिति आई है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या स्थिति बन रही है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उस पर जब हम शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि यदि कुछ परिचय में मेरे से कुछ छूटा है तो एक तो आप वो जोड़ दें। और जिन सेंटर्स पर आपका काम है वहां मजदूरों की पृष्ठभूमि कैसी है, वहां उनके परिवारों की स्थिति कैसी है, यदि ये आप थोड़ा सा बता पाए तो सब लोगों तक बात पहुंचेगी कि हाँ मतलब क्या स्थिति है। नहीं, ये अभी की स्थिति आप जानना चाह रहे हैं कि हमेशा जो हो रहा है इन लोगों के साथ? इन जनरल और उसमें फिर इन जनरल ऐसे होता है कि भट्टे में ये लोग आ जाते हैं अराउंड नवंबर के, अक्टूबर नवंबर में बाकी जगह से आ जाते हैं, झारखंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कभी कभी वेस्ट बंगाल से भी। ठीक है, ये लोग आ जाते हैं इधर, फिर उनके साथ वो ठेकेदार उनके गांव से वो लेके आते हैं, फिर यहाँ भट्टे मालिक के अंडर ये लोग काम करते हैं। और उन लोग का ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर आना चाहिए, ब्रिक किल्न सब, आज तक कुछ हुआ नहीं है। आज भी उन लोग का जो भी भट्टे मालिक जो पैसा निर्णय करता है वही मिलता है। कहीं भट्टे में 1000 ईंटें बनाने के लिए 500 रुपया देते, कहीं 4.5, तो कहीं भी एक फिक्स रेट भी नहीं है। उसके लिए सरकार की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं। और दूसरी बात यह है, अभी कुछ सालों से ये लोग कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सारे लेबर को, लेबर कार्ड मिलेगा उसमें से। हम लोग ने इधर कानपुर में बहुत कोशिश की। 2 साल पहले एक डीएम थे यहाँ, उनके कारण हम लोग का वो कैंप उन्होंने लगवाया, सारे भट्टों में मजदूरों को हुआ है। 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हर साल हम लोग बताते रहे उनको कि नहीं हुआ है वो। तो अभी इस कोविड के इसमें समय में लोग कह रहे हैं आप लोगों को सबका रजिस्ट्रेशन का लेबर कार्ड होना चाहिए, नहीं तो रेशन नहीं मिलेगा। अब जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे 3 साल से लेबर कार्ड नहीं बन रहा है, तो इन लोगों को कहाँ से रेशन मिलेगा? ये बहुत ही बड़ी मुख्य बिंदु है, क्योंकि जब तक इनका पूरा ना क्या बोलते हैं उसको, उनका राइट है, अधिकार है, जब उसके लिए इन लोग को भीख मांगना पड़ रहा है, अरे आपके कृपा से हो रहा है। हमने कहा किसी के कृपा से नहीं है, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए।
जी जी ये स्थिति है आजकल। इसलिए हम लोग जहाँ जिस जिस भट्ठे में अभी जा रहे हैं, हम लोग सब मिलकर, हमें अमित है और भी पूरा अपना स्कूल के जी जितने जी वॉलंटियर्स है, शुक्ला जी, शर्मा जी, जी बहुत काम कर रहे हैं वो लोग सब, जी। टीचर्स भी। तो तो हम ये, वो लोग सब, हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां रेशन हम लोग बांट सकते हैं वहां हम लोग चावल, आटा, दाल और तेल देते हैं। जी 5-5 किलो, 10-10 किलो, जैसे हम लोग को मिलता है, क्योंकि यहाँ दुकान में भी तो इतना पर्याप्त नहीं है ना, एक समय में बहुत ज्यादा दे नहीं पाते हो, है ना। जी जी तो जी जितना मिल रहा है उसको किसी तरह से हम लोग जिस जिस बच्चों के बच्चों के साथ हम लोग को जोड़ है, उन्हीं को ही कर पा रहे हैं। और भी आगे जाओ तो हालात बहुत खराब है, जी पर हम वहां कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी आज हमने अपने शर्मा जी वहां महाराजपुर में बोला था, पता करिए क्या हालत है उनको, तो बहुत खराब है। पर उसके लिए हमको क्या करना है वो हमको नहीं समझ में आ रहा। जो जी हम लोग के पास रेशन है, जितने बट्ठों में जितने बच्चों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने परिवार से, उनको कुछ कुछ हम लोग सहायता करने के लिए, कम से कम रेशन, पेट में कुछ खाना बिल्कुल हो जाए, ये जी। इसके लिए हम लोग हाँ, वो कर रहे हैं तो इसमें कोशिश। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो तो खाने की और जिंदा रहने की चल रही है यहाँ पे, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें मतलब एक सोचने की बात ये भी है कि मतलब ये वो लोग हैं जो कहीं भारत सरकार के किसी डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनका कहीं कुछ नहीं। कोई वोट बैंक नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म और मतलब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा था कि जब ये एक्ट की बात आई तो मतलब क्या कारण रहा कि इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए 3 साल तक भी? क्या वो मतलब कहीं ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद उससे घाटे में आएगा, या फिर क्यों, मतलब या फिर बस ब्यूरोक्रेसी में ही फंस कर रह जाते हैं, ये हो जाता है? मतलब क्या कारण रहता है कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं नहीं, पाता है? कारण ये है, आप देखिए, एक तो एक विशेष साइकिल है। हाँ, हम्म। वो जो बट्ठे मालिक है हम्म वो लोकल नेता को मदद करता है, ठीक है। और हम्म लोकल नेता बड़े नेता को किस हम्म लिए पैसा देता है? वो उनका हम्म इलेक्शन के लिए, और भी तमाम कामें होते हैं इन लोगों को। लोगों हम्म को जो करना हो वो नहीं है, और हम्म कामें नेता लोगों को है। तो हम्म उसके लिए, इसीलिए लेबर, हम लोग बहुत बार लेबर कमिश्नर के पास भी हम गए, बहुत हम लोग उनको ये भी बताया कि भाई लेबर इंस्पेक्टर को भेजो, आप लोग कह रहे हैं कोई बच्चा नहीं काम कर रहा है, हर जगह तो बाल मजदूर भी है। तो उनका कहना यह है कि हाँ, सब हम लोग गए थे भट्ठे में, और सब लेबर इंस्पेक्टर वो मुनीम को या भट्ठे मालिक को, बस उन लोग के आपस में कुछ तय होता है, पैसा ब्राइब सब करके वापस आ जाते और लिख लेते हैं, कोई नहीं है यहाँ। ताकि एक बार हम एक एडीएम को खुद ले गए, हमने कहा देखिए ये बार बार आप लोग बोल रहे हैं, हमारे साथ चलो, देखो। बड़े मुश्किल से अपने ही गाड़ी में महाराजपुर ले गए थे हम, वहां देखा है कोई भट्ठे मालिक है, वो कुछ सांसद में भी है, एमपी है, पता नहीं क्या है, उनके यहाँ खुद बच्चे काम कर रहे हैं, और लेबर इंस्पेक्टर लिख रहा है कि कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहे। तो हमको ये लगता है ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी भी उसमें इन्वॉल्व है, हाँ, जो लीडर्स भी इन्वॉल्व है, नेता, पॉलिटिशियंस, और ये भट्ठे मालिक, सब एक साथ है। जी जी जी। इसलिए कोई भी उसको देखना भी, और लेबर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये जो क्रश चलाने के लिए बहुत साल पहले 1976 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो पड़ा है, आज तक कहीं भी एक पालन गृह नहीं है। उसमें बहुत बच्चे है ना एक्सीडेंट में खत्म भी हो जाते हैं। हम लोग अपने आंखों से देखा है, कंस्ट्रक्शन साइट में वो टब में पानी भरा रहता है, वो टैंक में, वाटर टैंक में गिर जाते हैं बच्चे, और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। वो लोग चौथे 8वें मंजिल में काम कर रहे हैं, फिर दोपहर में खाने में आए तब पता चल गया।
और उसके लिए FIR दर्ज करो, कुछ नहीं होता है वैभव। यही है, हमने इसलिए बार 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 इन लोग से बोल रहे हैं, कोई नहीं आपके लिए, कोई नहीं लड़ेंगे, आपको अपने आप एक साथ जुटकर आपको ही लड़ना है। जी, हम लोग आपके साथ हैं, पर लड़ाई आप ही को करनी। जी जी। पर वो लोग स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि उनको बस आज देखो भट्ठे में 4 दिन पहले काम सब बंद किया था, फिर अभी आज शुरू कर दिया। क्योंकि वहां इन लोग को खाने को नहीं है पैसा, वो भट्ठे मालिक कह रहा है पैसा चाहिए तो काम करो। बस सब पूछ रहे दीदी हम लोग भूखे से मरे या ये वायरस से मरे, हम क्या जवाब देंगे? तो दीदी ये स्थिति है वैभव। नहीं, इसमें एक जो मेरी समझ बन रही है कि कोरोना से बड़ी बीमारी तो यहाँ पर भूख की है, और भूख की है सबसे शुरू से हम यही कह रहे हैं कि जो आबादी है हमारे माइग्रेंट है, हम सिर्फ माइग्रेंट के बारे में जानते हैं, वैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन भी उनको भी खाना नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है, पर इतना हमको उनके बारे में इतना वो नहीं है, जी, पता नहीं है क्या है। पर यहाँ तो हमको पता चल रहा है, खुद अपने बच्चों को ही हम पूरा खाना नहीं खिला पा रहे हैं, स्कूल सब बंद हो गया, सेंटर सब हमारा बंद है, और उन बच्चों को हम एक टाइम का खाना दे नहीं पा रहे। इसमें दीदी मैं एक सवाल ये जानना चाह रहा था कि अब जैसे आपका बहुत लंबे समय से इनके बच्चों की शिक्षा पर भी काम रहा है कि इनके सेंटर चलाते हैं आप, वहीं पर अलग अलग भट्टों में चलते हैं, अलग अलग जगहों पर सेंटर चलते हैं, तो पहले तो कि इनकी शिक्षा अभी तक कैसे आप कर पा रहे हैं और किस प्रकार के चैलेंजेस आए हैं अभी तक, एक तो वो बताएं, और फिर हम थोड़ा चलेंगे इस तरफ कि कोरोना की वजह से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। जी नहीं, जब शुरुआत में हम लोग पहले हमने सोचा भट्ठे मालिक को भी साथ लेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे, उनको अप्रोच किया पहले हमने, तो तब उन्होंने कहा अरे हम भी देख लेंगे आप किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा ओपिनियन है सबको, हाँ ये लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप वो चिंता छोड़िए, आप जो मदद कर सकते करिए, बाकी हम लोग करेंगे, और इन बच्चों को भट्ठे भट्ठे में हम लोग पढ़ाएंगे। जी जी। और पहले 2-4 साल तो बहुत ही स्ट्रगल था, भट्ठे मालिक भी अपोज कर रहा था, और खुद पेरेंट्स उनके बच्चों के माता पिता कह रहे कि दीदी हम लोग इतने दूर से आए हैं कमाने के लिए, बच्चों को भी हम लोग साथ पे लगाएंगे, आप ये पढ़ाई वढ़ाई से क्या हमको लाभ है, मतलब क्या है, इससे कुछ नहीं है, इसलिए बच्चों को भी उन्होंने भेजा नहीं, बहुत मुश्किल से, जैसे अभी अपना वो क्या नाम है मुकेश अभी उसमें किया ना, वो अजीम प्रेम जी में करके अभी वो MA एजुकेशन करके अभी एक NGO में काम कर रहा है गुजरात में। तो उनके पेरेंट्स ने हमसे बोला कि आप छोड़िए, बच्चों को काम करने दीजिए, ये बस रोज रोता था, ऐसे बहुत बच्चे 4-5 जिसके साथ थे, इसीलिए हॉस्टल भी हम लोग ने शुरू किया। खैर अभी वो बात अलग है, पर हम ये कह रहे हैं ये शुरुआत है, ठीक है। उसमें बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, पर पेरेंट्स और भट्ठे मालिक मुनीम कह रहा है नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, पहले हम लोग सब मिलकर सिर्फ पेरेंट्स के साथ खूब मीटिंग किए, कभी कभी रात को 12 बजे तक भी हम लोग टॉर्च लाइट लगा के मीटिंग करते थे, क्योंकि भट्टों में तो कोई बत्ती आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, ठीक है। ना पीने का पानी है, ना शौचालय है, इतना सब चिल्ला रहे हैं पूरा भारत स्वस्थ हो गया, क्या हो गया हमको ये नहीं समझ में, ठीक है। स्वच्छ भारत, और भट्टे में एक भी आज भी नहीं है, जहां जहां हम लोग ने कुछ भट्टे मालिक 1-2 ने मदद किया वहां बनाया, बस उतने शौचालय और कहीं भी नहीं। तो फिर किसी तरह से धीरे धीरे हमने कहा ठीक है आप बच्चों को भेजिए, उतने समय का काम हम 2-3 घंटे, बड़े बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं भेजते थे लोग, छोटे बच्चों को 1-2 साल के बाद भेजने लगे, 3 साल के बाद बहुत प्रयास के बाद
उनको भी कुछ समझ में आया तो छोटे बच्चों को भेजने लगे, बड़े बच्चों को बिल्कुल। फिर हम लोगों ने कहा था सिर्फ 2 घंटे के लिए आप भेजिए लड़कियों को और बड़े बच्चों को भी, वो काम करके आएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग को कोई इसलिए ना टाइम टेबल है ना शेड्यूल है, जो उनको उनके सुविधाजनक हम लोग अपने टाइम टेबल बनाते थे। स्कूल बच्चे में, हाँ, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल बच्चों के पास पहुंच रहे जा रहे जी। ये बहुत ही हमने सीखा ये सब, अभी 40 साल के एक्सपीरियंस में यही सीखा था मैंने कि इस तरह की हमको अप्रोच करना चाहिए हर चीज के लिए। इसके लिए बीएससी से भी हम लोगों ने बात किया, देखिए यहाँ के बच्चे भट्टे में काम कर रहे हैं, इसलिए इन लोग को जो भी स्कूल होगा आप सरकारी स्कूल इन लोगों के लिए टाइमिंग बदल दीजिए। हमको एक नो शब्द आ गया, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ये रूल से हमारा 9 to 3 या 8:30 से 12 ये स्कूल चलेंगे। तो कैसे हम अपने बच्चों को उधर भेजेंगे? अभी आरटीई के मुताबिक तो अभी भेजना है, नहीं भेज सकते, तो कुछ कुछ बच्चों को हम लोग भेज भी रहे हैं आजकल, पर उससे कोई फायदा नहीं। सरकारी स्कूल में भेजो, वो क्या करते हैं अलग अलग क्लास में बैठा देते हैं एज के हिसाब से, ठीक है। और जो बच्चा कुछ भी अक्षर भी नहीं आ रहा, छोटा बड़ा, उसको आके 7वीं में बैठा दिया। हमने पूछा बेटे क्या हो रहा है? हाँ सब अच्छा हो रहा है दीदी। हमने कहा क्या अच्छा हो रहा है? नहीं हम तो 7वीं में बैठे हैं ना, उनका भी अच्छा लगता है ना 7वीं क्लास। हम कुछ भी नहीं है, हम अभी 7वीं क्लास में पहुंच गए। ये स्थिति है, इसलिए सरकार के तरफ से भी इस तरह भी उन लोगों का दिमाग नहीं है कि इन बच्चों के लिए किस तरह, दिमाग सबके है पर ये एग्जैक्टली ये वोट बैंक नहीं है, ये सब फेसलेस पीपल है, इनसे किसी को कोई मिलने वाला नहीं है। तो दीदी इसमें जैसे अब ये बहुत ही सही बात बोली आपने कि पहला तो कि क्योंकि वोट बैंक नहीं है, दूसरा, हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ। तो आपने एकदम मतलब सही बात बोली, एकदम जिसे बोलते हैं कि नेल पे हिट किया कि मतलब पहला तो वोट बैंक नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इनके साथ। दूसरा कहीं किसी सरकारी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनके राशन की चिंता या इनके पढ़ाई लिखाई की चिंता ये भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। अब कुछ भी नहीं है इस स्तर के बाद, और इसमें मतलब एक पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं जिसे उपभोक्तावाद, लाइक कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल और कैपिटलिज्म का भी एक नेक्सस ग्रो करता है कि भाई ठीक है आपको मेरे से फायदा हो रहा है, मेरे को आपसे फायदा हो रहा है, तो इनका रजिस्ट्रेशन कराने का भी कुछ फायदा है। अब जैसे कोरोना जैसी एक स्थिति है जो बन रही है, अब इस समय पे सरकार के आदेश आते हैं कि कहीं कुछ इस तरह काम नहीं होगा, तो जितना मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि भट्टे मालिकों ने शायद दिहाड़ी भी देना बंद कर दिया होगा इन लोगों को अभी। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं इसको लेकर गलत हूं तो। दूसरा, इनका जो खाने पीने का जो आपने बताया भी कि इस समय खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, और तीसरा जैसे अब शिक्षा का सवाल आता है कि अब ये एक बड़ी चर्चा उठ रही है कि भाई इन बच्चों अभी शिक्षा का क्या होगा। तो कई जगह पे बोला जा रहा है कि हम तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा पहुंचाएंगे, कि ऐसे स्कूलों में, और मतलब ये भी सवाल उठ रहा है कि एक चर्चा चल रही है कि व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से हम ऐसे ट्यूटोरियल्स पहुंचाएंगे कि बच्चे पढ़ेंगे। तो अब ऐसे में इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, कि उसको लेकर आप? हम तो ये कह रहे हैं यहाँ बत्ती भी नहीं है, ऑनलाइन कहाँ? हमारे घर में ही हमको ऑनलाइन इतना स्लो चल रहा है। है ना कनेक्शन सब। और इन बच्चों के यार जहाँ मजदूर साथी रहते हैं वहां तो बिल्कुल ही लाइट नहीं है। आजकल सब लोग छोटा छोटा सा अपना वो क्या नहीं सोलर वो पैनल छोटा लगा के ये लोग अपने थोड़ा थोड़ा बत्ती जला रहे हैं। सभी नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं जी। ऐसे तो पूरा अंधेरा है, आप भट्टी के अंदर घुस जाओ, वहां शाम भी घुस सकता है, आपको पता ही नहीं है। हम लोग बहुत बार गर्मी में जाके बैठते थे लोग के साथ,
कभी कभी सब चिल्लाते दीदी दीदी शाम पे ये है वो है, सब घूमता है ना उधर। जी 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 तो जी ये इसलिए हम क्या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को? हमारा जी काम अभी सिर्फ उनको खाना खिलाना है। जी हाँ, जी ये जी पढ़ाई हमको समझ में नहीं आता आगे जाके इन बच्चों के क्या भविष्य होगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं चल रहा है इन लोग के साथ। जी जी जी। कोई भी इनका अप्रोच भी नहीं कर रहे। अरे इतने सालों से तो किया नहीं है। हम हमेशा कहते हैं ठीक है, आती के मुताबिक वो कहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे होंगे तो हाँ सरकारी स्कूल भेजना है। जब स्कूल है बट्टे से 1.5-2 किलोमीटर आगे कैसे बच्चे जाएंगे? ये भी हमने BSS ये प्रश्न भी हमने उठाया, भाई आप बताइए प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो मतलब जैसे कोई बहुत जवाब नहीं है हमको, कोई भी, सब लोग चुप है। मतलब जैसे बहुत ही कई जगह पे मैंने देखा है कि अगर सरकार इनिशिएटिव लेना चाहे तो लोकल स्तर पर वो बसें भी चलाते हैं, लोकल स्तर पर वो गाड़ियां भी चलाते हैं कि जहां से एक जगह से सब बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल की तरफ लेके जाया जाए। और शायद अभी जो कोरोना के समय पे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है वो लास्ट माइल डिलीवरी की निकल के आ रही है कि आप खाना क्या आखिरी उस इंसान तक पहुंचा पा रहे हैं, उसके घर तक पहुंचा पा रहे हैं, उसकी जगह तक पहुंचा पा रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षा, तो क्या शिक्षा का प्रारूप भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा इस समय पर कि वो भी जब तक इनके पास डायरेक्टली नहीं पहुंचेगी, बेसिक संसाधन नहीं पहुंचेंगे, तब तक शिक्षा के बारे में कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता है। तो शिक्षा का एक तरह से हम लोग कर रहे हैं कि इनका अधिकार क्या है। हम लोग सब पैम्फलेट छपवाते, फिर बच्चों में इन लोग के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते, फिर सबसे बताते भैया अभी हाथ जोड़ना बंद करो, ये आपका अधिकार है, आप ईटा नहीं बनाएंगे तो हम इस घर में बैठ के बात नहीं कर सकते। नहीं ठीक बात है। तो बिल्कुल हमने कहा अपने अधिकार के लिए लड़ाई, ये बड़ी शिक्षा है। पहले हम अपने बच्चों को भी बताते, बड़े बच्चे जो है समझदार है उनको भी हमारे घर आ जाते या हम सेंटर जाते हैं, हम लोग सब लोग उसका वो करके बताते अधिकार क्या है। हाथ जोड़ना बंद करिए, अपने अधिकार मांगे, हक आपका हक है। वो हमने कहा उसके लड़ने के लिए सीखना है, हक की कहते, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। जी जी जी। पर वो सिचुएशन अभी तक 40 साल में वैभव नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग का यही साइकिल चल रहा है ना, गांव जाते हैं वहां काम नहीं है 3-4 महीने का, फिर वो उसी से ठेकेदार से अपना पैसा ले लेते हैं, फिर तो कर्जा भी फिर चले जाते, डूब जाते, फिर वो बॉन्डेड ही रहते हैं अपने जिंदगी पर, बॉन्डेड लेबर बस। तो कोई चक्कर चलता रहता है इसमें। जैसे अगर ये लॉकडाउन लंबा खींच गया, मान लीजिए अभी तो ये 14 दिन का बोला गया है या 21 दिन का बोला गया, सॉरी 21 दिन का बोला गया था 14 तारीख तक, तो अगर ये लॉकडाउन मरेंगे, ये लोग सब मरेंगे और हम लोग किसी को मतलब नहीं है उससे, यही सच्चाई है वैभव। अभी हम भट्टों में देख रहे हैं, आपने ये पूछा था ना, कुछ महाराजपुर में जिस भट्टे में हम लोग बार बार जाते, वहां 2-3 मालिकों ने उन्होंने वो दिया था, आटा आलू और क्या कुछ भी दिया, जो भी है क्या है, आटा आलू कुछ दिया था। हाँ, और पर बाद में हमको पता चला ये तो फ्री, हम लोग ने सोचा फ्री में दे रहे हैं, फिर हमारे लोग शर्मा जी ने सबने बताया नहीं नहीं वो पैसा काट के दे रहे हैं। अच्छा, तो उनका दिहाड़ी पे कट रहा है और वो, हाँ अच्छा ओके, ठीक क्या है फिर। हाँ, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं हम लोग सबको दे रहे हैं, हाँ बिना उसका। पर ये तो बात सही है, शहर में कुछ बहुत मिलने लगा, सभी लोग यही बता रहे। कल्याणपुर में हाँ, जहाँ भी शहर के क्षेत्र है, शहर में लोगों को कुछ तो मिल रहा है ना, सही बात। और कल्याणपुर में इधर उधर कहीं भी मिल रहा है। हाँ, तो मतलब वहीं पे बात, मतलब जिसके पास वो रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास आधार है, तो फिर तो मुझे ये लगता है कि अधिकार को नहीं मिल रहा है। हाँ,
तो मतलब और अधिकार वो के कह तौर रहे पर। हैं अनाउंस को भी देंगे, पर अभी तक इन लोगों को तो नहीं मिला। तो मुझे दो चीजें लगती हैं यहाँ पे, लाइक एक तो ये हम्म कि इन्हें, जिन्हें हम एक तरीके से ये भी बोल रहे हैं कि समाज का ऐसा वर्ग जिनका कोई चेहरा ही समाज में नहीं है, उसे हम्म सामने लाना होगा। दूसरा चीज कि सरकार को इस समय इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि आज कोरोना है, कल कुछ और हो सकता है, कोई भी आपदा आएगी तो सबसे पहले ये एग्जैक्टली। लोग इससे प्रभावित होंगे। और रही शिक्षा का सवाल, तो शिक्षा के सवाल में भी ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है इनके हम्म पास, तो आरटी में भी ये कहाँ आएंगे, मतलब एक प्रकार से किधर हम्म एग्जिस्ट करें। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद महामारी में हम्म एक कदम जो उठाने की जरूरत पड़ेगी वो ये भी पड़ेगी कि आप इन लोगों तक पहुंचे, इन्हें एक हेलो। मुहिम चलाएं। हाँ, आपको आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ, कि एक मुहिम चलाएं कि हाँ भाई, अभी, हाँ बीच में काटेगा। हाँ, कि एक मुहिम चलाएं कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो, उसे आपातकाल तौर हम्म पर रजिस्ट्रेशन कराएं जो जहां है उस प्रकार से, और शायद तब हम्म इन तक कुछ सुविधाएं पहुंच पाए। एक मैं चीज ये भी जानना चाह रहा था कि अब एक वर्ग ऐसा भी है समाज में जिसके पास रिसोर्सेज है, एक वर्ग ऐसा भी है समाज में जिसकी आवाज लोगों तक पहुंचती है। वो वर्ग इस हम्म इस स्थिति में क्या कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है? मान लीजिए आपकी ही मुहिम से जुड़ के कैसे वो मदद कर सकते वो यही तो एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं, जो जिसके पास है सुविधा, सब कुछ है, हैं? जी। उनको आगे बढ़कर सरकार के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए। इन लोगों के लिए भी जो हमको मिल रहा है, हम बैठ के 3 टाइम खाना खा रहे हैं, कम से कम इनको 2 टाइम खाना उनके घर में बैठ के, अभी काम भी नहीं करेंगे, हम भी तो नहीं काम कर रहे, कोई नहीं कर रहा है, इन लोगों को हम्म क्यों काम करना पड़ता है? हाँ, भट्ठे में। और हम्म। वो भी इतना रिस्क है जी जी। कि कितना उसका है। देखिए साइकोलॉजिकल भी, हम लोग अपने बच्चों के लिए ये साइकोलॉजिकल वो सब बातें बड़े बड़े कर रहे हैं ना, हम्म। वो बच्चे भी नहीं अफेक्ट हो रहेंगे क्या? जब तक हमारा समाज, जो आपके पढ़े लिखे लोग इतना नहीं, हाँ, सोच रहे हैं, हम दूसरे से क्या बोलेंगे, कौन हमको साथ देंगे? जी। पर वैभव, आज हमारा स्थिति ये है, ये कह रहे कल से 4 दिन यहाँ रेड अलर्ट है, किसी को भी पास नहीं देंगे, जाना नहीं है। हम ये सोच रहे कैसे हम लोगों को खाना कैसे जाए। देंगे? जी जी। रेशन कम से कम अभी बना हुआ खाना है, बच्चों हम्म को भी किसी तरह से रेशन पहुंचाइए, तो सारे परिवार मिलकर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं वहां, जी जी। खाएंगे। ये सबके सवाल के लिए हमको जवाब नहीं है, कहीं कोई कहीं समय में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कौन इसका जवाब देंगे, कौन करेंगे इस तरह के जी पीड़ित जी जी। बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। जी उसमें जी तमाम लोग आ रहे हैं, रिक्शा जो चला रहे हैं उनका, ई रिक्शा वाले, हाँ, जी जी। चिल्ड्रन वाले, बहुत कुछ इसमें आ रहे हैं। पर हम्म। हम सिर्फ एक ही जगह हम लोग वो ध्यान जा कंसंट्रेट रहे हैं करें इतने साल से, इसलिए हमको उनके बारे में बाकी नहीं लोगों के बारे में हमको पता भी नहीं है क्या हो रहा है उन लोगों के बीच में। जी। मैं कुछ मुझे इससे वो बात भी याद आ रही है कि जब अभी एकदम लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था, तो एक बहुत बड़ा वर्ग था माइग्रेंट वर्कर्स का जो अपने गांव लौट रहा था। तो अब मैं अपने घरों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसी चीजें बस सुनने को मिल रही थी मेरे को कि लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि इनकी वजह से हम लोगों को कोरोना हो जाएगा। मतलब आपकी, वो, हाँ कि अगर ये इसे, और इसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मतलब सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है कि हमने क्या सिस्टम हाँ खड़ा किया है, इन लोगों को हाँ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भाई इनकी वजह से हमें कोरोना हो जाएगा, इन्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये, मतलब ये अनभिज्ञता इस वजह से आ रही है कि हमारी दुनिया इतनी अलग है, या फिर ये, मतलब कहाँ पे इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि एक दुनिया ऐसी भी एग्जिस्ट करती है, या फिर हाँ, ऐसे भी लोग बिल्कुल एग्जिस्ट सही। करते हैं। हाँ, मतलब
ये वही उसी सवाल की तरफ आप पॉइंट आउट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आज की जो हमारी ये चर्चा हुई है इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं इस समाज के वर्ग से, मध्यम वर्ग से, उच्च वर्ग से, जिनका मैं भी हिस्सा हूँ और बहुत बड़ा वर्ग एक हिस्सा है, और इस देश की सरकार से भी, कि ये लोग जो जिनका कोई चेहरा नहीं है, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इनके प्लान में कहाँ हैं? कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि अगर ये आपका वोट बैंक नहीं है तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये भी एक इंसान है, मानवीय स्तर पर, इस देश में अधिकार के स्तर पर इनकी खाने पीने रहने और डिग्निटी, सबसे बड़ी बात जो ह्यूमन डिग्निटी हम भूल जाते हैं। आप ध्यान रखिए अपना। अमित तुम भी ध्यान। अभी हम लोग सब लोगों को इसी के खिलाफ नहीं लड़ना है सब, और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, पहले खाना पहुंचाना है सबको, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। हाँ, भूखे पेट क्या भजन करोगे? सही बात है। तो दीदी के साथ, विजय दीदी के साथ जो हमारी आज चर्चा हुई, उसे हमें अब्रप्टली एक तरीके से अंत करना पड़ा, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से कुछ गड़बड़ी आ गई थी। कुल मिला के यदि मैं इस चर्चा को समराइज करूं तो 3 मुख्य बातें जो छुई गई इस पूरी चर्चा में, वो ये थी। सबसे पहली बात कि जिन प्रवासी मजदूरों की शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय उनके सामने जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो जीवन यापन का है, खाने का है, डेली स्तर पर राशन का है, पानी का है, बेसिक मूलभूत सुविधाओं का है। और इस समय जो बहुत बड़ा संघर्ष जारी है वो उसी दिशा में जारी है। तो उनका जो एक पॉइंट था वो ये था कि जिनके पास वो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो आगे आए, और साथ ही साथ सरकारों पर भी दबाव बना इस चीज के लिए। जो दूसरा एक उन्होंने बहुत मुख्य मुद्दा उठाया वो उनके अधिकारों का उठाया, कि इतने लंबे समय से उनके रजिस्ट्रेशन की बात चलती है, मगर कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक और कॉन्ट्रैक्टर्स, राजनीतिक और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो एक नेक्सस बन जाता है, जो एक समूह बन जाता है, वो किस प्रकार से इस पूरे वर्ग का शोषण करता है, तो उससे निकलना काफी मुश्किल है। और इसलिए जरूरी है कि सरकारों पर दबाव बनाया जाए कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए जा सके और ये उन मूलभूत सुविधाओं को एक्सेस कर सकें। और जो तीसरी सबसे जरूरी बात है कि जिस वर्ग के लिए वो काम कर रही है वो एक प्रकार से फेसलेस वर्ग है, वोट बैंक में कहीं किसी सरकार के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, और शायद इसीलिए इनके अधिकार भी पीछे छूट जाते हैं। तो जब हम इनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि कोरोना के समय में शिक्षा कैसी हो, तो तकनीक या टेक्नोलॉजी की जो बातें की जा रही हैं उसमें उनका कहना यह था कि अगर टेक्नोलॉजी के आधार पर ये चीजें पहुंचती हैं तो ये जब तक वहां एक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जाएगा तब तक इसे पहुंचाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। और मोटे मोटे शब्दों में यदि हम कहें तो कि अभी के समय में वहां पर बेसिक शौचालयों, क्रैश और जो बाकी सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, वो पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। तो ये अपने आप में एक दूर का ख्वाब सा नजर आता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, एप्स का यूज करके उन तक शिक्षा को लेकर जाएं। तो जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेट होगा तब तक इसका होना बहुत मुश्किल है। और जो उनका 40 साल का अनुभव रहा है वो यही रहा है कि स्कूलों को इन तक कैसे लेके जाया जा सके। तो जैसे हम बाकी चीजों की, खाने की, पीने की, राशन की, लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे हैं कोरोना के समय में, तो कोरोना का समय आने से पहले भी जो उनके लिए चीजें काम करती आई हैं वो लास्ट माइल डिलीवरी ही काम करती आई है, क्योंकि उन्हें इस साइकिल से निकालना अपने आप में बहुत, जो शोषण की साइकिल बन चुकी है उससे निकालना एक अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो जब तक उन तक शिक्षा नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा, एक बहुत बड़ा संघर्ष बना रहेगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ विजया रामाचंद्रन दीदी जुड़ी थी, जो पिछले 40 वर्षों से
अलग अलग स्तर से प्रवासी मजदूरों के बच्चों के साथ काम कर रही हैं, उनकी फैमिलीज के साथ काम कर रही हैं। ये कानपुर में इनका काम काफी लंबे समय से चल रहा है। और साथ ही कुछ समय के लिए अमित भी जुड़े हमारे साथ आकर, जो उनके साथी थे। उन्हें आपने वीडियो के अंत वाले हिस्से में देखा होगा। तो इन लोगों का संघर्ष जारी है। हम शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से और भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आएंगे जहां पर हम उस वर्ग की शिक्षा की बात करेंगे जो शायद कहीं ना कहीं इस पूरे बड़े परिवेश में छिपा रह जाता है, या जिसका कोई चेहरा जो हमारे मेन स्ट्रीम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, या जो स्कीम्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर कहीं पीछे छूट जाता है। तो उन पहलुओं को भी आगे लाने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और इस समय में सभी मिलकर इस आपदा का सामना करें, और जो बन सके अपना योगदान अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।